नमस्कार। मैं हूं निर्देश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा। नमस्कार, जय हिंद। तो आज फिर से आप लोगों का नई चर्चा में स्वागत है। मेरे साथ है मिस्टर भागीरथ प्रजापति। नमस्कार साथियों। तो आज एक ऐसी खबर के साथ हम लोग इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को जानकारी होगी दोस्तों कि संसद का विशेष सत्र 3 दिनों का बुलाया गया है, जो 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये 3 दिनों तक चलेगी। तो सवाल है कि विशेष सत्र बुलाने के पीछे रीजन क्या है ना? इसकी जानकारी हम लोग लेंगे और कुछ ना कुछ हम लोग निष्कर्ष ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे लागू करवाया जाए, क्या वो लागू होगा, क्या विरोध होगी, क्या उसमें विरोधाभास होगा। ये चीजें तमाम बिंदुओं पर मैं कोशिश करूंगा कि क्षण के आपके सामने पहुंचे। तो आप बने रहे हमारी चर्चा में और वीडियो को पूरा देखें। आपसे सपोर्ट की अपेक्षा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, है ना? तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सर, कल से प्रारंभ होने जा रही है संसद का विशेष सत्र बुलाई जा रही है। तो इस बारे में आपके पास क्या सूचना है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कल से जो आपका विशेष सत्र की जो शुरुआत होने जा रही है जी, वो फोकस किया गया है सर परिसीमन जी। पहला चीज जो परिसीमन है और दूसरी चीज है महिला आरक्षण। परिसीमन का मतलब क्या हुआ है? परिसीमन का मतलब होता है सर कि जैसे कहने का मतलब कि आपका यदि आप देखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो हमारा भारत जो है बहुत एक काफी विस्तृत एरिया है, बृहद क्षेत्र में बटा हुआ है। जी जी। तो और आपको पता होगा सर कि 543 जो लोकसभा सीटों में जो है बांटी गई है। तो देखिए सर, एक चीज मैं बतलाता हूँ कि जब यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था की बातें जब आती है तो एक्चुअली हम लोग यदि नीचे स्तर से हम लोग देखते हैं जी, तो जैसे विधानसभा के नीचे यदि हम लोग आते हैं तो ग्राम स्तर पर भी जो है ये होती है, जिसमें स्थानीय निकाय की चुनाव होती है जी। तो स्थानीय निकाय क्यों लेकर आया जाता है? ताकि यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों की जो समझ है, यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था जो सुदृढ़ हो सके जी। तो परिसीमन में दरअसल होता क्या है सर कि आप जो संसदीय क्षेत्र को आप जो बांट कर रखे हैं सर, तो एक्चुअली आप इस बात को देख पा रहे होंगे सर कि बहुत सारे ऐसी पब्लिक का इश्यू होता है, बहुत सारी ऐसी समस्या होती है सर कि हम प्रतिनिधि तक बात को नहीं पहुंचा पाते हैं सर। हाँ। क्योंकि उसका एरिया जो काफी लंबा कवरअप करना पड़ता है। जी जी जी। तो सरकार को ध्यान में ये कि क्यों ना उसका जो दायरा जो है, उसका क्षेत्र जो है सर, क्यों ना कम कर दिया जाए। और जहां पर जिसे कहने का मतलब है जहां पे काफी लंबा लोगों को, जैसे काफी लंबी क्षेत्र को एक प्रतिनिधि कवर कर रहा है जी, तो उसको 2 से 3 भागों में उसको बांट दिया जाए जी, ताकि वहां पर एक अलग प्रतिनिधि मिल सके और वहां की जो समस्याएं हैं वो अच्छी तरह समझ सके और इस बात को जो संसद तक पहुंचाई जा सके। हाँ, कहने का मतलब मोटे तौर पर आपके कहने का मतलब यही है कि पहले हमारा देश 543 संसदीय क्षेत्र में बटा हुआ था। अब ओकरा कौन चीज करेगा कि कुछ क्षेत्रों को बढ़ाएगा जहां पे जनसंख्या अधिक होगी, या वोटर्स अभी बोल सकते हैं, क्योंकि जनगणना तो हुई नहीं है ना। वोटर्स की संख्या के आधार पर हो सकता है कि अगर ज्यादा वोटर्स हैं वहां पे तो उसको 2 भाग में बांट देगा। और ये भी किया जा सकता है उसमें कि जहां पे वोटर्स की संख्या कम है वहां पे उस लोकसभा क्षेत्र को किसी दूसरे लोकसभा में मर्ज किया जाएगा। अब जहां तक संभावना लग रही है कि अभी तो 543 लोकसभा सीट है, तो कहीं ना कहीं
आंकड़ा जाके रुकता हुआ हमको नजर आ रहा है 850 के आसपास, प्लस ऐसा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है। ये मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन हमको ऐसा माना जा रहा है। तो क्या उससे फायदा कौन सी होगा लोगों से? देखिए सर, इसके बारे में मैंने बिफोर भी चर्चा किया कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारा जनप्रतिनिधि भी रहती, तो जैसा कि आपने बतलाया कि सर वहाँ की जनसंख्या मैटर करता है, वहाँ का क्षेत्र मैटर करता है, वहाँ की भूगर्भी को जो संरचना होता है, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत डिपेंडेबल करता है सर। तो एक प्रतिनिधि के लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है सर कि तमाम लोगों की जो आवश्यकताएं, मूलभूत जो जरूरतें हैं, वहां पे उसकी एक्सेस मिल पाए। जैसे हाँ, अभी हमको लगता है कि हम अपने सांसद जी को, हाँ, कोडरमा का ही उठा सकते हैं। हाँ, सांसद जी को जब से चुनाव हुआ है तब से सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक वो फिजिकली आप नहीं देख पाए होंगे, कभी सामने से हाँ नहीं देखे, रूबरू नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब आप सोच लीजिए कि अटका कहाँ है, कहाँ और कोडरमा कहाँ है। हाँ, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सोच लीजिए, कोडरमा जाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है, अब अटका कहाँ है और कोडरमा कहाँ है। अब ये निश्चित ही एक होता ना अंदर से कि उतना दूर मिलने के लिए जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, है ना, तो दिक्कतें होती है। हाँ सर, और प्रतिनिधियों को भी दिक्कत है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रतिनिधि जानबूझ के ऐसा करते हैं, प्रतिनिधियों को भी दिक्कत है। मान के चलिए इतना आदमी को संभालना है, 3-4 लाख 5 लाख 10 लाख आदमी को संभालना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सर। तो कहने का मतलब आपके अनुसार सर कि ये जनहित के लिए अच्छा फैसला है। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष इसका भी विरोध करेगी? देखिए सर, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जहां तक आप विपक्ष की बात की सर, देखिए आपको पता होगा कि मैं कुछ जो इनकी बैक इवेंट्स है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब सरकार जीएसटी जब लेकर आ रही थी बीजेपी की सरकार, तो विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया, जबकि विपक्ष वाला भी जानता था कि इसका एडवांटेज से इसके फायदा है। और रह गई बात कि करंट सिनारियो में जो आप बोले कि सर ठीक है, ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है कि नो डाउट इसकी जो हमारी जो संसदीय क्षेत्र जो 543 से बढ़ाकर क्यों ना 8.5 से प्लस किया जाए, है ना। इससे क्या है कि आम जो जनमानस है, यहाँ की जो जनहित की जो चीजें हैं, इसका जो चीज है वो बारीकी से संसद तक पहुंचा जा सकता है। और हमारी बात को कौन ले जाकर जा सकता है सर? हमारा जनप्रतिनिधि। हमारी तो एक्सेस है नहीं, हमारी पहुंच एक आम जनता की एक्सेस है नहीं। तो देखिए, विपक्ष पार्टी वाला भी जान रहा है इससे कहीं ना कहीं एडवांटेज लोगों का है ना, ये भी जान रहा है। लेकिन सर विपक्ष का तो नियम है सर कि कोई भी जनहित की चीजें यदि कोई भी सरकार लेकर आती है तो उसको अड़चन डालना विपक्ष का काम है। उसमें कमियों को निकालना। हालांकि ये भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये भी आवश्यक है, जरूरी है। उसमें से बातें छन के आती है कि वाकई क्या ये जो लागू किया जा रहा है वो आम जनता के हित में है कि नहीं, उससे पता चलता है। हाँ बिल्कुल सर, ये भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेटर माना जाता है, बेहतर माना जाता है। लेकिन जो दिन खराब होता है, हाँ, है ना, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना बोला आज संसद का हम बहिष्कार कर दिए तो ये कर दिए, ये चीज ना होता तो बेहतर रहता। सही मेरे अनुसार। नहीं, आपका नजरिया जो है सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका 100% में 1000% कहूंगा सर। हाँ, देखिए विपक्ष भी इस बात को मान रही कि होनी चाहिए, लेकिन हमने आपको बताया ना कि देखिए बोला गया है कि लोकतंत्र की जो आत्मा होती है विपक्ष होती है सर। हाँ। और विपक्ष जो सच पूछा जाए सर तो लोगों आम जनमानस की जो आंख है सर जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमको पता नहीं चल पाता कि कौन सा सही है क्या गलत है, क्योंकि तो विपक्ष जो हमारा आंख खोलने का काम करता है उसको दिखाती है। सत्ता दल तो निश्चित ही अपने काम का बखान करे, बिल्कुल, लेकिन कौन काम छूट गया है कौन बताएगा? विपक्ष का ही विपक्ष ही बताएगा। तो आंख जो है वो दिखाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे सवाल विपक्ष पे ये हो जाता है कि आप मुद्दे पे बने रहिए, उसमें क्या कमियां हैं उसको निकालिए, बिल्कुल, लेकिन आप सदन छोड़ के बहिष्कार करते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि एकाध दिन में जनता का 100 करोड़ रुपया संसद सत्र में लगता है, एक दिन का, है ना। तो ये जाया नहीं जाना चाहिए, है ना। और चलिए सर दूसरे मैटर की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं फर्स्ट वाला में कि इससे हो सकता है कि हमारे प्रतिनिधियों तक हमारी पहुंच जो है
वो बढ़ जाए। बढ़ जाए। हाँ सर। अभी क्षेत्र लंबा है तो हम अपने प्रतिनिधियों तक पहुंच बनाने के लिए किसी न किसी बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि अगर सीटें बढ़े, क्षेत्र थोड़ा कम हो, तो उस परिस्थिति में हम डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि से मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी हाँ, है ना। और इससे ये भी फायदा होगा सर, हो सकता है कि कुछ बजट भी उसमें बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, है ना। तो जब उनके, हमारी कहने का मतलब सर, यदि हमारी आवश्यकता, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, आपने जैसा बतलाया सर कि अपना कोडरमा संसदीय क्षेत्र का जिक्र किया कि एरिया दरअसल इतना लंबा है कि सर आपने इस बात को जिक्र किया कि आज तक मैंने अन्नपूर्णा देवी जो है ना, आज तक हम लोग फिजिकली नहीं देख पाए और ये दुर्भाग्य है। तो साथ ही साथ मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी जो प्रतिनिधि है वो मिलना नहीं चाहती है। कहने का मतलब क्षेत्र का दायरा इतना लंबा चौड़ा है कि समय शायद वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से यहाँ निश्चित ये देखिए, हम लोग है तो इंसान, और जो हमारी प्रतिनिधि बनी है वो भी तो इंसान है। और एक चीज सोचिए, इंसान के अंदर थोड़ा सा आ जाता है ये कि जिस क्षेत्र का रहता है थोड़ा सा 19-20 का विकास होता है सर, वोट बेसिस पे दिखता हूँ कि थोड़ा काम वगैरह होता है। लेकिन अगर सोचिए कि बगोदर सरिया का हम लोगों का सांसद, तो बगोदर सरिया 8 का फोकस में ज्यादा एक्सेस मिलता है। ये हम लोगों की अपेक्षा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये हम लोगों की अपेक्षा कि अगर बगोदर सरिया 8 का रहता कोई तो डेवलपमेंट होता कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की अपेक्षाएं भी जग जाती है। तो इससे यही फायदा होगा कि प्रतिनिधियों तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जिस तरह का सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं उस पथ पर हम अग्रसर और तेजी से हो सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा, जैसा कि सूत्रों से पता चला है, महिला आरक्षण। दूसरा मुद्दा है महिला आरक्षण, संसद में महिला आरक्षण। हाँ सर। हालांकि दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिला आरक्षण की मांग बहुत पहले से उठी थी 1996 से। जैसे इसमें एक शायद क्लास 10 एनसीईआरटी में दिया हुआ है मटेरियल कि 1992 से ये जो क्षेत्रीय सरकार है ना, जो सबसे नीचे स्तर की सरकार, उसको मान्यता मिली। अच्छा है ना। और मान्यता मिलने के पश्चात उस समय तो उतना नहीं था, महिला आरक्षण के बारे में जागरूक नहीं थे लोग। तो 1996 में जिस समय देवगौड़ा जी की सरकार थी, एडी देवगौड़ा जो थे उनकी सरकार थी, तो सबसे पहली बार लाया गया था। हाँ सर। है ना, सबसे पहली बार लाया गया। उसके बाद इसको बहुत बार लाया, 1998 में भी लाया गया, यहाँ तक कि 2010 में इसको राज्यसभा में पास भी करवा लिया गया था, लेकिन लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाया और मामला अधर में लटका रह गया। है ना। लेकिन ये विशेष सत्र जो देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना इम्पॉसिबल लगा है ना। तो परिसीमन से रिलेटेड है। तो आप बताइएगा सर कि क्या महिलाओं को 33% का आरक्षण आपके नजर से महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह आवश्यक है? देखिए सर, एक चीज मैं बताता हूं, आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री को देख लीजिए सर, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं जी, है ना, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी सर 70% है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप अमेरिका उठाइए सर, जापान उठाइए, फ्रांस उठाइए, इंग्लैंड उठाइए सर जी, वहां पर महिलाओं की जो भागीदारी जो है सर, चाहे वर्क लेवल का हो चाहे किसी तरह का हो, वहां पर महिलाएं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती सर, तब वो राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र है। और वो हमारे इंडिया में क्या है सर, हमारे इंडिया में जो महिलाओं की यदि भागीदारी, जैसे तो सर यदि हम लोग गांव स्तर की हम लोग बात करते हैं जी, आप खुद इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हमारी गांव घर की जो महिलाएं सर, वो घर की काम तक ही सीमित रह जाती है। इसलिए सर अभी उपस्थिति आप राजनीति में देख लीजिए, राजनीति में उपस्थिति 5% से 7% के अंदर सिमट रहा है ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। चिंता का महिलाएं क्यों नहीं आ सकती है? महिलाएं जब चूल्हा चौका कर सकती है, अपने घर में काम संभाल सकती है, तो महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं कर सकती है? आज कौन ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिला काम नहीं कर रही है? अभी आप देख लीजिए
कि 28 गो राज्य है ना, हाँ सर, तो 28 गो राज्य में के गो राज्य की मुख्यमंत्री महिला है? बहुत कम है सर। ममता बनर्जी अब हो जो गई, वेस्ट बंगाल का हो गया, वेस्ट बंगाल ममता हाँ। बनर्जी, और एक दिल्ली रेखा गुप्ता, केंद्र सरकार। रेखा गुप्ता, हाँ। और तो मुश्किल है। राज्यपाल है, हाँ, राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, महिला है। लेकिन सक्रिय नेता जो है वो मात्र एक ही नजर आ रही है। बहुत कम जो भी कह सकते हैं। मोदी कैबिनेट में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन जितनी संख्या में होनी चाहिए उतना भागीदारी उनकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे राजनीति के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। और आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक के अनुसार मैं कह रहा हूं कि ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल सर, समर्थन भी इसका मेरे ख्याल से लगता है कौन तो करेगा। इससे महिलाएं सशक्त होगी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक सदन में महिला का दर्द कौन जानेगा? महिला ही समझ, महिलाएं दर्द, महिला का दर्द पुरुष नहीं समझ सकता है। महिलाएं किस प्रकार अपना गुजारा करती है, किस प्रकार क्या करती है, उसका दर्द कोई पुरुष नहीं समझ सकता। तब महिलाओं की उपस्थिति संसद में होगी तभी तो वो अपनी आवाज उठाने। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे रोड़ा क्या आएगा, अब ध्यान रखिएगा, विपक्ष निश्चित ही ये उठाएगी कि सबसे पहले ओबीसी आरक्षण जरूरी है, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, एक चीज मैं बतलाना चाहता हूँ। आपको पता होगा सर कि 2011 में जब जनगणना हुई उसके बाद यहाँ पे जनगणना हुआ ही नहीं। जातिगत जो जनगणना है, जो आपने इस बात को जिक्र किया सर, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो है जी, तो आज हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज तक यहाँ पर जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है। अब जनगणना जो आपका जो है सर 2026 का जो है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई सर, और ये आपका 2027 में फिनिश होगा। तो अभी जो जनगणना जो किया जा रहा है सर, वो क्या सिर्फ एक हाउस का किया जा रहा है, घर की जनगणना जो है वो की जा रही है जी। और 2027 का जो दौर रहेगा सर, वहां पर बोला गया है कि लिव इन रिलेशन, मतलब कोई व्यक्ति यदि 2-3 महीना या 4 महीना से यदि लिव इन रिलेशन में भी रह रहा है, जिसको लोग प्रेम और प्रेमिका कहते हैं, तो उसको हस्बैंड वाइफ बतौर उसको काउंटिंग किया जाएगा, है ना। और अब जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड किया गया कि बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसकी कास्ट पूछना है ना, कौन सा जाति। तो इससे हमारे पास क्या है कि एक्यूरेट डेटा, आज तक जिस डेटा के लिए हम लोग मतलब डेटा पहुंची सर, लेकिन क्या सेटिस्फाइड डेटा। सर जातिगत जनगणना की बात सर 1931 वगैरह में कभी हुआ था, लेकिन सर आज तक जो मतलब टेक्निकली जो है जो एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाया सर। और इस बात को देखा गया कि जनगणना आयुक्त ने देखा कि कहीं ना कहीं झोल था, है ना, और यही कारण से जो है जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन अगर जिस तरह से सर जो व्यवस्था बनाई गई है, चाहे टेक्निकली हो चाहे मैनुअली हो, अगर जातिगत जनगणना जो है सर इस पर जोर डाला जा रहा है। और जहां तक आप ओबीसी वाला जो बात बोले सर, बात तो सही कहना कि मान लीजिए सबसे पहले आप अभी देखिए झारखंड में जो पंचायत चुनाव होने जा रही है जी, उसमें इस बात को भी बोला गया कि नहीं सबसे पहले आप काउंट करके देखिए, यहाँ परिसीमन कीजिए, ये भी तो बात है कि नया परिसीमन जब होगा सर तब लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। हाँ, लोकसभा की सीटें अगर बढ़ेगी तो निश्चित ही विधानसभा की सीटों में भी इजाफा करना पड़ेगा। राज्य सरकार को करना ही पड़ेगा। और देखिए, अगर राज्य सरकार फिर विधानसभा के सीटों को इंक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं जो पंचायत है, हाँ सर, वो भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल लेवल से अगर हम लेके जाते हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से लगता है कि यदि पंचायत जैसे अटका पंचायत को हम उठा दें सर, है ना, यहाँ की यदि मैं आबादी देखूं, यहाँ पर चाहे वोटर ये देखूं जी, तो खैर तो इसको 2 भागों में बांटी गई है जी। और यहाँ की जो जन मुद्दे की जो चीजें हैं, मैं देख रहा हूँ बखूबी यहाँ पे लोकल जो प्रतिनिधि है उसको निपटा रहे हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि अभी एक और अलग यहाँ पे, है ना, पंचायत की भी व्यवस्था हो। जहां तक हमको लग रहा है कि अब की बार के चुनाव में हमको तो लग रहा है, मतलब हम स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं, हमको लग रहा है कि शायद एक और का हमारा जो है 3 भागों में विभाजित बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर कोई राजनीति, विशेष राजनीति नहीं हुई तो लग रहा है। तो निश्चित ही
कहीं ना कहीं परिसीमन की व्यवस्था आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा रुक नहीं रहा है। हाँ, बढ़ती आबादी के अनुसार और बढ़ती जो जरूरत है सर, उसके आधार पे परिसीमन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो और मेरे ख्याल से लगता है विपक्ष का भी इसका समर्थन करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए, है ना। इसमें कोई दो मत नहीं है कि विपक्ष को इसका खुल करके समर्थन। अरे विरोध अपने जगह पे, लेकिन जनहित की जो चीज है सर, एक चीज आप जान लीजिए, अगर विपक्ष विरोध भी करती है तो लोकसभा में तो पास करवा लेगा, गड़बड़ थोड़ा सा राज्यसभा में कहीं ना कहीं नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल से लगता है सर कि जो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, अभी चीजों को मेरे ख्याल से लगता है, देखिए सर, मैं कहता हूँ कि कोई चीज तब गड़बड़ी तो होता हुआ नजर आता है सर जी, जब आप विपक्ष पार्टी की जो उसकी जो हित है, उसकी जो भावनाओं को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचाते हुए जब काम करने स्टार्ट कर देते हैं तो लगता है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर काम किया है। तो मेरे ख्याल से लगता है सर कि परिसीमन की जहां तक बातें हैं जी, मेरा जहां तक मानना है कि क्यों ना विपक्ष का भी जो है सर थोड़ा बहुत राय अभी लग रहा है कि नहीं ये चीज सही हो रही है, तो बिल्कुल पॉजिटिव की बात को पॉजिटिव वे में इसको लेने का प्रयास करें, ताकि जिस बाधाएं के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है कि यदि विपक्ष की बात को भी रखा जाए, है ना, उसको सकारात्मक रूप से लिया जाए, तो जो रोड़ा आने की बातें जो संभावना दिख रही है वो संभावना नहीं नजर आएगी, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि ये दोनों जनहित के मुद्दे हैं, हाँ, है ना। मतलब और भी चर्चा होगा, ऐसा नहीं कि विशेष संसद सत्र बुलाया जा रहा, तो इसका मतलब नहीं कि यही दोनों पे चर्चा होगा, और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन हॉट टॉपिक यही दोनों का। क्योंकि विशेष आहूत बुलाने का मतलब है कि आपका एक सर जिसने बात किया कि महिला आरक्षण, है ना, नारी वंदन अभियान जिसको हम लोग कहते हैं, तो डेडिकेटेड ये रहेगा। और दूसरी बात सर परिसीमन, जो विशेष चर्चा का जो स्वरूप रहेगा, नारी वंदन वाला जो आया था 2023 में आया था। हाँ सर, 2023 में इसको लाया गया था, है ना। हालांकि प्रयास तो किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं करते कि सिर्फ बीजेपी सरकार, बहुत सारी सरकारों ने इसे लाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये मामला फंसता चला गया और ये बिल पास नहीं हुआ है। तो हमने बतलाया सर इसका सोल्यूशन है, हमने बतलाया कि ठीक है आपके पास विपक्ष है, तो हमने बताया कि लोकतंत्र की आत्मा विपक्ष होती है जी, आप उनकी भी भावनाओं को कदर कीजिए, उनकी जो डिमांड्स उसको भी देखते हुए हम काम करते हैं सर। तो जो रोड़ा है शायद वो रोड़ा देखने को नहीं मिल सकता जी, आदि हम पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि रोड़ा देखने को मिलेगा। निश्चित ही हम लोगों को आशा है, अपेक्षा है, विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, विसंगतियां हो सकती है, कमियां हो सकती है, तो उसको चर्चा और बहस करके हटाया जा सकता है ना। उसको हटा करके, विसंगतियों को दूर करके, संविधान में संशोधन करके, हालांकि जानते हैं इसको शायद 81वें या 82वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सबसे पहले हाँ इस तरह करके लाया गया था, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। 73वां या 74वां जो संविधान संशोधन था, स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33%। हाँ नहीं, बाद में हम बोल रहे हैं कि 82वां या 83वां संविधान संशोधन था, उसमें इसकी बात की गई थी, है ना, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन इस मजबूत सत्ता पक्ष से अपेक्षा है और एक मजबूत विपक्ष से भी अपेक्षा है। आम आदमी होने के नाते हम सभी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इसको किसी तरह से ये महात्मा पास करवाएं। ये बहुत अच्छी योजना है, ये अगर लागू होता है महिलाएं सशक्त होगी और देश का विकास होगा, परिसीमन से प्रतिनिधियों तक लोगों की पहुंच होगी, है ना। इससे हमारा लोकतंत्र जो है और वो मजबूत होगा। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।